हमारी जो क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे गाइज हम लोग द्रविड़ स्थापत्य कला के बारे में, यानी जो द्रविडियन आर्किटेक्चर है उसके बारे में गाइज हम आज के हमारे लेक्चर में बात करेंगे, वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब हम बात करेंगे भाई कि जो हमने साउथ इंडियन आर्ट पढ़ी थी तो हमने आपको बताया था कि इसकी जो शुरुआत है वो हमने पल्लव रूलर्स के बारे में आपको बताया था। ठीक है कि नहीं, यानी साउथ इंडियन आर्ट को पैट्रोनाइज करने वाले, उसको आगे लेके जाने वाले वो कौन थे? वो पल्लव रूलर्स थे बेसिकली। ठीक है, लेकिन जैसे ही पल्लव डायनेस्टी का क्या होता है, डिक्लाइन होता है, तो पल्लव डायनेस्टी से बहुत सारी चीज़ें क्या हैं, इंस्पायर होती हैं, जो कि आपको द्रविडियन जो आर्किटेक्चर है उसमें देखने को मिल जाएंगी। राइट, तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं कि जो पल्लव डायनेस्टी है उसका जो खंडर है, राइट, उसका जो अवशेष है उसी के ऊपर क्या हो रहा है, ये द्रविडियन जो आर्किटेक्चर है जिसको हम लोग द्रविड़ स्थापत्य कला कह रहे हैं वो डेवलप हो रही है, वो विकसित होने का काम कर रही है। राइट, अब यहाँ पे क्या है, हम इस द्रविडियन आर्ट को, ठीक है, इस द्रविडियन आर्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, इसको देते हैं चोला आर्ट। ठीक है कि नहीं, अब ये चोला आर्ट हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको चोल रूलर्स ने, चोल शासकों ने क्या किया था, पैट्रोनाइज करने का काम किया था। राइट, इसको संरक्षण देने का काम किया था, इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। देखरेख में उनकी में ये चोल आर्ट क्या होती है, डेवलप होती है, यानी द्रविडियन आर्ट जिनकी देखरेख में, जिनके सानिध्य में, जिनके पैट्रोनेज में, जिनके संरक्षण में, है ना, जिनकी सुपरविजन में ये डेवलप होती है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, हम इसको चोल आर्ट बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसको चोल रूलर्स क्या कर रहे हैं। अब आपको चोलाज का थोड़ा सा इतिहास आपको जरूर पता हो जाना चाहिए कि कौन है प्रथम चोल शासक, सबसे प्रतापी कौन है चोल शासक। ठीक है, क्या कहाँ तक इनका साम्राज्य हुआ करता था, ये हिस्ट्री का पार्ट है और मैं आशा करता हूँ आप इसको जा करके अपने लेवल पे तैयार कर लेंगे। यहाँ पे कहीं जब हम बात करेंगे चोल आर्ट के बारे में, यानी द्रविडियन आर्ट के बारे में हम जब बात करेंगे तो इसके अनेक यूनिक फीचर हैं। ठीक है कि नहीं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, यानी कि हमने जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो स्टाइल देखी थी जिसको हमने नागर स्टाइल बोला था, नागर शैली हमने उसको पढ़ा था, तो नागर शैली से हम द्रविड़ शैली को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तब चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी, तब ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। तो यानी नागर शैली के अंदर और द्रविड़ शैली के अंदर क्या यूनिक बातें, क्या यूनिक फीचर हैं, वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। राइट, उसके बाद में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि जो चोला रूलर्स हैं वो कला के प्रति बड़े सजग हैं, है ना, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ही उनके जो विचार हैं, उनका जो दृष्टि है, दृष्टिकोण है, उनकी जो सोच है वो बड़ी मनोरंजक है ना, मतलब वो कला को संरक्षण देने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे टेम्पल आर्किटेक्चर में तो उन्होंने विकास किया ही किया, टेम्पल आर्किटेक्चर को तो वो पीक पे लेके गए ही गए, लेकिन इसमें एक जो खास बात आपको टेम्पल आर्किटेक्चर में मिलेगी वो है उसका डेकोरेशन, मंदिरों की जो सजावट आपको साउथ में मिलेगी, द्रविडियन स्टाइल के मंदिरों की सजावट, उनका डेकोरेशन, और उन डेकोरेशन में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग तरह की प्रतिमाओं का इस्तेमाल किया गया है, स्कल्पचर्स का, मूर्तियों का इस्तेमाल किया। तो ये जो मूर्तियाँ बनाई जाएंगी वो इन मंदिरों को क्या करेंगी, बाकी सभी अन्य स्टाइलों से आकर्षक बनाएंगी, सबसे ज़्यादा उनको सुंदर बनाने का काम करेंगी और उनमें डिफरेंस भी क्रिएट करने का काम करेंगी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें विशेष तौर पे आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी, यहाँ द्रविडियन आर्किटेक्चर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भाई द्रविडियन आर्किटेक्चर के बारे में। एक एक चीज़ हम आपको नागर स्टाइल से कंपेयर करके ही लेकर के चलेंगे ताकि आपको नागर भी अच्छे से वापस क्लियर हो जाए, जो चीज़ें आपसे रह गई थी, जो क्लियर नहीं हो पाई थी, है ना, वो अभी आपसे आप इसको क्लियर कर सकते हैं, और साथ ही साथ द्रविड़ तो हमको पढ़ाना ही पढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हम जब बात करेंगे किसके बारे में, द्रविडियन आर्किटेक्चर के बारे में, तो ठीक है, अब द्रविडियन आर्किटेक्चर की जो पहली तो शुरुआत की बात करते हैं ना, कब से कब ये डेवलप हो रही है, तो गाइज आपको कई बार टाइम पीरियड पूछा जाता है, तो जो 9th सेंचुरी है, ठीक है कि नहीं, 9th सेंचुरी है ना, उसके बाद और ये 13th सेंचुरी तक ये जो आर्ट है बेसिकली क्या होती है, रहती है, अस्तित्व में रहती है, उसके बाद में क्या होती है, इसका डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, यानी जब तक चोल रूलर्स रहते हैं, ठीक है, तब तक ये क्या रहती है,
अपने अस्तित्व में रहती है, पनपती है, और उसके बाद में क्या हो जाता है, इसका डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब इनके हम बात करेंगे इनके मंदिरों की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो पहली जो हम विशेषता हम लेकर के आते हैं वो है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, दैट इज हाई बाउंड्री वॉल, है ना। यहाँ पे हम अगर आपसे कहें तो हाई बाउंड्री वॉल यानी कि जो मंदिर होगा बेसिकली, ठीक है कि नहीं, वो क्या होगा, एक ऊंची दीवार से क्या होगा, घिरा होगा। ठीक है कि नहीं, यानी यहाँ पे मंदिर हो गया आपके पास में, और ये चारों तरफ से ध्यान रखें आप, इस मंदिर को क्या है, एक ऊंची दीवार से यानी कवर किया गया है चारों तरफ से। ठीक है कि नहीं, जो द्रविडियन आर्किटेक्चर के सारे मंदिरों की विशेषता होगी, जो कि नागर स्टाइल में आपको देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ जो सैंक्टम सैंक्टोरियम है, गर्भगृह है, उसी के चारों तरफ क्या होती थी, चार दीवारी होती थी, वो भी कैसी होती थी, कवर्ड होती थी। लेकिन द्रविडियन आर्किटेक्चर में आपको क्या मिलेगा, ये ऊंची दीवारें मिलेंगी मंदिर के प्रांगण को घेरने के लिए, कवर करने के लिए। तो एक तो पहली यूनिक बात होगी इसकी। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जब हम बात करेंगे दूसरी विशेषता के बारे में, द्रविडियन आर्किटेक्चर की और दूसरी विशेषता क्या है भाई, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा, जो टेम्पल मिलेगा, मंदिर मिलेगा, है ना, टेम्पल के टेम्पल के जस्ट आगे, यानी कि हम लोग अगर सैंक्टम सैंक्टोरियम की बात करेंगे, हम लोग गर्भगृह की बात करेंगे, तो गर्भगृह जो है एक हाई एंट्रेंस से क्या है, कवर्ड है बेसिकली। हम इसको बोलेंगे हाई एंट्रेंस गेट, ठीक है कि नहीं, और ऐसे कह सकते हैं आप इसको। लेकिन इसका जो शब्द है बेसिकली, जो हम स्थापत्य में पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर में पढ़ते हैं, वह है गोपुरम। ठीक है कि नहीं, गोपुरम, यानी ये गोपुरम जो है बेसिकली एंट्रेंस गेट है, प्रवेश द्वार है, जो कि कहाँ पे, स्टार्टिंग में ही है। ठीक है, जब भी आप टेंपल में एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, एक प्रवेश द्वार होगा जिसमें से आपको क्या है, निकलना पड़ेगा बेसिकली। तो ये क्या है, आपको विशेष इसकी बात है किसकी, द्रविड़ आर्किटेक्चर की। लेकिन ये आपको नागर स्टाइल में नहीं मिलेगा, यानी नागर स्टाइल में आपको कोई प्रवेश द्वार नहीं मिलेगा। आप मतलब उसमें कई एंट्रेंसेज होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 कई एंट्रेंसेज उसके अंदर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको एक जो फ्रंट पे है ना, हाई आपको एंट्रेंस गेट जो है मिलेगा, गोपुरम हम इसको द्रविडियन आर्किटेक्चर में कह रहे हैं। तीसरी अगर हम इसकी विशेषता की बात करेंगे भाई यहाँ पे, ठीक है, खास बात क्या होगी, जितने भी मंदिर होंगे वो पंचायतन स्टाइल में बनेंगे, है ना, जो कि किसकी विशेषता है, नागर की भी विशेषता है। ठीक है कि नहीं, यहाँ पे भी मंदिर कैसे बनेंगे, पंचायतन स्टाइल में बनेंगे, यानी एक मुख्य देवता का मंदिर और बाकी 4 सब श्राइन्स, यानी सब ऑर्डिनेट जो देवता हैं उनके टेम्पल्स जो मुख्य देवता के साथ में होंगे, उनको क्या कह रहे हैं आप, पंचायतन टेम्पल। तो यहाँ पे एक विशेषता, इसकी खास बात आपको ये मिल जाएगी। इसके अलावा गाइज यहाँ पे जो द्रविड़ आर्किटेक्चर की जो अन्य विशेषता है, अन्य महत्वपूर्ण विशेषता जो आपको नजर आएगी, ऑल्दो यहाँ पे पंचायत स्टाइल में मंदिर बनेंगे, ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे अब हमने आपको बताया था किसके बारे में, हमने शिखर के बारे में बताया था। नागर स्टाइल में हमने आपको शिखर के बारे में बताया था, और शिखर में हमने 3 प्रकार आपको शिखर के बताए थे, जिसमें हमने आपको बताया था रेखा देवल के बारे में बताया था, जिसको हमने विशेष तौर पे उड़ीसा में देखा था, है ना, या हमने नागर स्टाइल में विशेष नाम दिया था इसका रेखा प्रसाद। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा था फम्समा, उसके बाद में हमने बल्लभी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे जो शिखर होंगे बेसिकली वो कैसे होंगे, ऑक्टागन, ठीक है कि नहीं, यानी उनकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, अष्टकोणीय शेप होगी यहाँ पे शिखर की, ठीक है कि नहीं, और जो कि कैसे होंगे, ज्यादातर ध्यान रखेंगे आप बिल्कुल, यानी कि जब नागर स्टाइल की हम लोग बात करते हैं तो वहां पे शिखर कैसे हैं, वहां पे स्फेरिकल हैं, ठीक है कि नहीं, गोलीय हैं, सर्कुलर टाइप के हैं। लेकिन यहाँ पे आपको वो ऑक्टोगन, अष्टकोणीय आपको क्या है, शिखर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, बल्लभी के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे जो बल्लभी है विशेष तौर पे नहीं मिलेगी, यानी वही शिखर का टाइप है जो आपको कैसा मिलेगा, ऑक्टोगन शेप में मिलेगा। एक चीज और यहाँ पे जो मिलेगी आपको, वो विमान जो है, वो जो विमान है, नागर स्टाइल के जितने भी हमने टेम्पल देखे थे, नागर स्टाइल के जो
मेन डेटी के साथ में जो सब श्राइन होते थे उन सभी पे विमान हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे आपको देखेंगे द्रविड़ जो स्ट्रक्चर होगा, आर्किटेक्चर होगा, उसमें सिर्फ मुख्य देवता के जो टेम्पल है, मंदिर है, उसी पे विमान आपको देखने को मिलेगा, बाकी में नहीं मिलेगा। 4 जो टेम्पल्स होंगे, सब श्राइन टेम्पल्स होंगे, उनमें विमान आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या है भाई, इसकी खास बात है। मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूं, देखिए जरा, यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहां पे आपको मैं बता दूं, ये बृहद्रेश्वर का, ये तंजौर का बृहद्रेश्वर मंदिर है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे इनकी जो संरचना आपको दिख रही होगी बेसिकली, देखिए यहाँ पे, है ना, शायद आप देख पा रहे हो। तो ये क्या है, ऑक्टोगन स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी आपको, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके मंदिरों की विशेषता है। इसके अलावा भाई यहाँ पे और क्या यूनिक बातें हैं इसकी, जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जाननी चाहिए, और वैसे भी, है ना, कभी आपका घूमने फिरने का मन हो, आप कहीं जाए सैर सपाटे के लिए, है ना, भगवान में और आर्किटेक्चर में, है ना, इमारतें देखने का अगर आपका शौक हो, तो आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको अन्य और विशेषताएं मिलेंगी। उनमें और क्या विशेषता आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको जो गर्भगृह है, ठीक है, यहाँ पे एक तो जो गर्भगृह है जिसको बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, उस गर्भगृह को क्या किया जा रहा है, उसको एक अंतराल से, जो एंट्रेंस गेट में है, दैट इज आप उसको गोपुरम कह रहे हैं, ठीक है, उसको क्या किया जा रहा है, एक अंतराल से, एक एंट्रेंस, उसको हम क्या बोलेंगे, अंतराल बोलेंगे, उससे जोड़ा जा रहा है गर्भगृह को, ठीक है कि नहीं। यानी एक आप ऐसे कह सकते हो जो असेंबली हॉल है, जिसको हमने जो नागर स्टाइल में हमने उसको जो पढ़ा था बेसिकली मंडप, ठीक है कि नहीं, हम यहाँ पे उसको असेंबली हॉल कह रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, जो असेंबली हॉल है उसको गर्भगृह से एक अंतराल के माध्यम से, ठीक है कि नहीं, और ये जो अंतराल है बेसिकली वो कैसा है, वो जुड़ा हुआ है वेस्टिबुलर टनल के माध्यम से, है ना, वेस्टिबुलर टनल, या हम इसको कह सकते हैं सकरा अंतराल के माध्यम से इसको क्या किया जा रहा है, जो गर्भगृह है उसको किसके जोड़ा जा रहा है, किसके साथ, असेंबली हॉल के साथ, वेटिंग हॉल के साथ, या फिर मंडप के साथ इसको कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है कि नहीं, सीधा सीधा। यहाँ पे एक और जो विशेषता आपको मिलेगी, यहाँ पे ये जो गर्भगृह का जो एंट्रेंस होगा, यहाँ पे जहाँ पे मुख्य देवता विराजमान होंगे उसका जो एंट्रेंस होगा, है ना, उसकी यहाँ पे सपोज दैट कि हमारा गर्भगृह है और यहाँ पे ये एंट्रेंस चला रहा है, तो यहाँ पे क्या होंगी, कुछ स्कल्पचर्स होंगी, है ना, यहाँ पे क्या होंगी, कुछ स्कल्पचर्स होंगी। अब वो स्कल्पचर्स सजावट के लिए है, डेकोरेशन के लिए है। तो यहाँ पे आपको जो मिलेंगी वो किनकी मिलेंगी, द्वारपाल की, है ना, ये जो आपको स्कल्पचर्स मिलेंगे वो किसकी, द्वारपाल की। द्वारपाल मतलब जो रक्षक है, द्वार रक्षक है, मुख्य देवता का द्वार रक्षक है, तो वो क्या है, आपको द्वारपाल की स्कल्पचर्स आपको मिलेंगी वहां पे। इसके अलावा आपको जो स्कल्पचर्स मिलेंगी वो मिथुन की मिलेंगी, इसके अलावा यक्षी की आपको मिल जाएंगी, ठीक है कि नहीं। तो ये क्या है, स्कल्पचर्स मिलेंगी, और इनके माध्यम से जो गोपुरम जो है बेसिकली, या हम आपको गोपुरम से लेकर के, ठीक है कि नहीं, यानी जहां तक आपका ये मुख्य देवता का स्थान है, विशेष तौर पे इसका जो पूरा का पूरा जो गर्भगृह का गलियारा होगा वो क्या होगा, ध्यान रखें आप, किससे, वेरी इंपॉर्टेंट, वो अलग अलग स्कल्पचर्स से, है ना, आकर्षक वो जो स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां हैं, उनसे क्या होगा, डेकोरेटेड होगा। तो ये इसकी एक अन्य विशेषता है जो सारे बच्चों को पता होनी चाहिए। अलग अलग एग्जामों में ये आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखें गाइज, एक और जो अंतिम इसकी विशेषता चली आती है, जो हर एक बच्चे को जाननी चाहिए, अच्छे से आपको ये पता होना चाहिए कि द्रविड़ आर्किटेक्चर की और क्या मुख्य बात है, क्या मुख्य विशेषता है, वो है प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक। प्रेजेंस ऑफ वाटर टैंक, ठीक है कि नहीं, ये इसकी क्या है, एक अन्य विशेषता है। यानी अगर मंदिर प्रांगण की बात करेंगे हम लोग, टेम्पल प्रमाइसिस की बात करेंगे, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक वाटर टैंक मिलेगा, पानी की व्यवस्था यहाँ पे मिलेगी, जो नागर स्टाइल में आपको देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे गाइस ये इसकी क्या है, कुछ मुख्य विशेषता थी जो कि हमने आपको नागर स्टाइल के साथ में कंपेरिजन करते हुए आपको बताई। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर बात करेंगे तो तंजौर का बृहद्रेश्वर मंदिर जो है वो बड़ा फेमस है, जिसको राजराज फर्स्ट ने बनवाया था। कब, राजराज फर्स्ट ने
11 ईस्वी के आसपास इसको बनवाने का काम किया था। इन्होंने एक गंगकांड चोलपुरम नाम का टेम्पल भी बनवाया था, वो भी इन्होंने ही बनवाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है इन द्रविड़ शैली के, द्रविड़ स्थापत्य कला के क्या है कुछ बेहतरीन नमूने हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, हमने आपको बताया लास्ट क्लास के अंदर कि जो द्रविड़ियन आर्किटेक्चर है उसमें आकर्षण पे, उस पे यानी उसके ब्यूटिफिकेशन पे, है ना, उनको सजाने पे, उनके डेकोरेशन पे बहुत काम किया गया था। और इन डेकोरेशन में उन्होंने जो ज़्यादातर जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया उसमें प्रतिमाएं हैं, और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमा है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में पूछी जा चुकी है, और अन्य एग्जामों में सिर्फ उसका नाम पूछा जाता है। अगर आप कोई अन्य एग्जाम देते हैं, जैसे कि अगर आप एसएससी देते हैं, है ना, आप सीडीएस देते हैं, सीपीओ देते हैं, है ना, या कोई अन्य एग्जाम देते हैं, पीसीएस एग्जाम कोई देते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर पूछा जाता है कि नटराज की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है कि नहीं, इनको किसने बेसिकली बनाया था, कब की प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है कि नहीं, तो ये सवाल बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं, सामान्य सवाल होते हैं। लेकिन अगर आप ये यूपीएससी जैसा एग्जाम दे रहे हैं, बड़ा एग्जाम, पीसीएस कोई एग्जाम दे रहे हो, बीपीएससी, आरएएस, है ना, हरियाणा सिविल सर्विसेज, वहां पे ये इसके बारे में पूछ लिया जाता है। पूरा का पूरा नटराज की जो स्कल्पचर है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपसे पूछ लिया जाता है बेसिकली, और उनका मतलब क्या है ये भी आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम द्रविड़ियन आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो द्रविड़ियन आर्किटेक्चर में मंदिरों की सजावट पे जो चोल शासक हैं बड़ा ध्यान दे रहे हैं, है ना, चोल शासक बहुत उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मंदिरों की सजावट बड़ी शानदार होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको मंदिरों में एक आपको मिलेगा जो नटराज की प्रतिमाएं, है ना, भगवान जो शिव हैं उनकी एक जो प्रतिमा है जो नटराज के रूप में, वो आपको मिलेगी, और वो अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। अब यहाँ पे बार बार आपसे पूछा जाता है नटराज जो भगवान शिव की प्रतिमा है उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे भगवान शिव के दर्शन कर लीजिए आज सुबह सुबह। यहाँ पे आपको भगवान शिव की ये प्रतिमा जो है इसको हम लोग नटराज स्कल्पचर बोल रहे हैं ना, नटराज, यानी कि अगर हम ऐसे कहें बेसिकली, नट का मतलब होता है आपके पास में नृत्य, और राज का मतलब राजा। ठीक है कि नहीं, तो भगवान शिव से बढ़िया दुनिया में कोई क्या नहीं है, नृत्य करता नहीं है, कोई डांसर नहीं है। यानी ये जब डांस करते हैं तो इनका जो डांस होता है बेसिकली उसमें मनोरंजन तो पता नहीं कितना होता होगा, लेकिन दुनिया जो है बेसिकली इंद्र का सिंहासन सबसे ज्यादा इसमें डोलने का काम करता है ना। तो नटराज जो स्कल्पचर है भाई, या मूर्ति जो है नटराज की, वो आपको मिलेगी कहाँ से, ऐहोल इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, यानी यहाँ पे इनको चालुक्य शासकों ने, ऐसा कहा जाता है कि इसको बनवाया होगा, पहली अलग अलग जगह से मिली है प्रतिमा, लेकिन फिलहाल हम नटराज की प्रतिमा के बारे में इसका थोड़ा सा कि क्या यूनिक बातें हैं, विशेषताएं क्या हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं, या इस प्रतिमा के अंदर यहाँ पे यहाँ 4 आपको हैंड दिखाई दे रहे होंगे, 4 हाथ दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है कि नहीं, एक है आपके पास में एक जो हाथ दिखाई देगा आपको वो है अपरेज्ड राइट हैंड, है ना, अपरेज राइट हैंड, और एक है आपको दैट इज लोअर राइट हैंड। ठीक है, दूसरा है आपके पास में, तीसरा नंबर पे हम आ जाते हैं बेसिकली, तीसरा है आपके पास में दैट इज अपरेज्ड लेफ्ट हैंड हो गया, और उसके बाद में एक है दैट इज लोअर लेफ्ट हैंड। ठीक है, अब यहाँ पे जो अपरेज राइट हैंड है, ठीक है कि नहीं, जो दायां हाथ है जो कि उठा हुआ है, यहाँ पे आपको शायद दिख जाएगा। अब उस दाएं हाथ में क्या है बेसिकली, उस दाएं हाथ में आपको दिखेगा कि उन्होंने क्या किया हुआ है, डमरू को धारण किया हुआ है ना। डमरू आप समझते हैं, भगवान शिव के हाथ में क्या होता है, डमरू होता है ना। अब ये जो डमरू है बेसिकली उन्होंने धारण किया हुआ है, और ये जो डमरू अब वो बजा रहे हैं है कि नहीं, या उसको हाथ में पकड़ा हुआ है, वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है। उनके हाथ में क्या है बेसिकली, डमरू उन्होंने धारण किया हुआ है, होल्डिंग अ डमरू। ठीक है कि नहीं, ड्रम। ये जो ड्रम है उससे एक आवाज आ रही है। ठीक है कि नहीं, ये जो आवाज है, ये जो बेसिकली जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये नाद कह रहे हैं हम लोग, है ना, जैसे जब शंख नाद होता है उसी में। तो ये जो नाद आ रहा है, ये आवाज आ रही है, ये वॉइस आ रही है बेसिकली,
ये सृष्टि के सृजन का परिचायक है, यानी कि सृष्टि के क्रिएशन के बारे में, पूरी दुनिया के, ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के सृजन के बारे में, उसके क्रिएशन की ये क्या है, साइन है, ये सिंबल है। यानी कि भगवान डमरू जब बजाते हैं, भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, भगवान नटराज है ना, आशुतोष जब क्या करते हैं, डमरू बजाते हैं, तो इससे क्या होती है, पूरी दुनिया का सृजन होता है, उसका क्रिएशन होता है। यानी कि अगर हम बात करें इस सृष्टि के सृजन में, तो सृष्टि के सृजन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो सृजन हुआ है, याद रखें, वो किससे हुआ है, ध्वनि से, ठीक है कि नहीं। हम उसको क्या बोल रहे हैं, ध्वनि बोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो ध्वनि से क्या है इस ब्रह्मांड का, तो इसलिए क्या है, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, जो स्लो म्यूजिक होता है, यानी कि जो मंद संगीत होता है, बेसिकली वो एक नेचुरल थेरेपी का काम करता है। अलग अलग तरह की जो बीमारियां होती हैं, मानसिक अवसाद होते हैं, है ना, उनको क्या करता है, खत्म करने का काम करता है। तो ध्वनि जो है बेसिकली क्या है, ये सृष्टि का सृजन के बारे में बताता है, जो कि भगवान जो नटराज है उनके राइट हैंड साइड में जो उन्होंने डमरू पकड़ के रखा हुआ है, उससे पता चल रहा है। दूसरा, जब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में उनको क्या मिलेगा, इटरनल आपको क्या मिलेगा भाई, एक उन्होंने फायर को होल्ड किया हुआ है, यानी कि अग्नि उन्होंने धारण की हुई है। और ये जो अग्नि है बेसिकली ये विध्वंस का प्रतीक है, ये डिस्ट्रक्शन का, ये कंप्लीट विनाश का प्रतीक है। और इसके बाद में ये जो चक्र है बेसिकली लगातार चलता रहता है ना, सृष्टि विनाश, सृष्टि और विनाश। यहाँ पे जब हम तीसरे हैंड की बात करेंगे, जो राइट जो लोअर हैंड है बेसिकली, वो राइट लोअर हैंड है, वो अभय मुद्रा है, अभय मुद्रा। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, जो संत हैं, है ना, जो क्या हैं, सद्पुरुष है, सच्चे व्यक्ति हैं बेसिकली, है ना, जो अच्छे विचार रखने वाले हैं, है ना, जो सभी के भले के बारे में सोचते हैं ना, सद्पुरुषों की बात कर रहे हैं, है ना, जो भी कितने क्या है, ध्यान रखें आप, जो संत जन है ना, मुनि है, ये सभी जो हम कहेंगे, अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ, जो बढ़िया आदमी है, अच्छे लोग हैं, तो उनको क्या किया गया है, भगवान शिव के द्वारा, भगवान नटराज के द्वारा अपने जो जो लोअर राइट हैंड है, उससे अभय दान दिया गया है कि भाई अगर आप सच्चे हो, अगर आप ईमानदार हो, अगर आप कर्तव्यनिष्ठ हो, आप पुरुषार्थी हो, ईश्वर में विश्वास रखने वाले हो, मानवता की रक्षा करने वाले हो, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी से भी आपको भय खाने की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत होकर के रहें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैं भी आपको कहना चाहूँगा, अगर आप वाकई में सच्चे हैं, वाकई में आप ईमानदार हैं, वाकई में मेहनत करने वाले हैं, राइट, ईमानदारी से अपने सारे काम करते हैं, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं आपकी रक्षा करने आते हैं, वो हमेशा आपके साथ में रहते हैं। ये अभय मुद्रा इसी का प्रतीक है बेसिकली। जो फोर्थ हैंड है, जो कि क्या है, यहाँ पे आपको दिखेगा, ये इधर की तरफ, दैट इज उनके लेग की तरफ आपको दिखेगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है ये जो फोर्थ लेफ्ट हैंड आपको जो एक मुद्रा आपको दिख रही होगी, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे ये जो मुद्रा बता रहा है बेसिकली, ये किसके लिए बता रहा है, ये बता रहा है साल्वेशन को, यानी कि ये मोक्ष की प्राप्ति का क्या दे रहा है, ये चिन्ह है बेसिकली, मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता दे रहा है। तो मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता क्या है बेसिकली, ईश्वर में भरोसा करो, ठीक है, सदगति आपको मिलेगी, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा बेसिकली। तो ये है बेसिकली आपके 4 नटराज प्रतिमा के हाथों के बारे में। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रही होगी आपको, एक ड्वार्फ दिख रहा होगा, एक बौना दिख रहा होगा। भगवान जो नटराज हैं वो एक बौने के ऊपर क्या है बेसिकली खड़े हुए हैं, और ये जो बौना है बेसिकली ये इग्नोरेंस का, ये ईगो का प्रतीक है बेसिकली। तो आपको याद रखना है, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस करनी है, प्रगति करनी है, तो आपको भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली क्या करना पड़ेगा, उनको इग्नोर करना पड़ेगा। साइकोलॉजी में कहा जा रहा है इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है, अननेसेसरी पेन से बचना, जो अनावश्यक दर्द है, तकलीफ है, उससे बचना, और वो हम कैसे कर सकते हैं, इग्नोर करके। तो ये किसका प्रतीक है, इग्नोरेंस का। तो भगवान शिव कहते हैं कि जो भी दुनिया में चल रहा है फालतू की बातें, उनको क्या करो, आप इग्नोर करो, उनको साइड करो, ठीक है कि नहीं। तो ड्वार्फ जो है ये इसी का प्रतीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या है, ये भगवान शिव की आपको जो मोटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी गुथी हुई उनकी जो जटाएं हैं बेसिकली, वो आपको लहराती हुई जटाएं आपको भगवान शिव की या नटराज की दिख रही होंगी, जो कि किसका प्रतीक है, ये प्रतीक है भाई
ये प्रतीक है माता गंगा का, ठीक है कि नहीं। तो गंगा के बारे में है, यानी गंगा की फ्लो को ये क्या है, उनकी भगवान शिव की जटाएं बता रही हैं, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा गाइस जब हम बात करेंगे यहाँ पे भगवान शिव की एक बाजू में आपको क्या मिलेगा, जो आपको एक सर्प दिखेगा, एक सांप आपको दिखेगा, वो लिपटा हुआ है। बेसिकली ये जो सर्प है बेसिकली ये कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। ये कुंडलिनी शक्ति क्या है, ये डॉर्मेंट अवस्था में, यानी ये सुसुप्त अवस्था में, और यदि इसको योग के माध्यम से जगाया जाए तो व्यक्ति को सच्चा ज्ञान जो है, यानी रियल जो कॉन्शियसनेस है, वास्तविक ज्ञान जो है उसको प्राप्त हो जाता है। तो कुंडलिनी शक्ति को जगाने का जो है प्रयास अगर कोई करेगा तो वो उसकी कुंडलिनी शक्ति जागी तो उसको रियल नॉलेज जो है, सच्चा ज्ञान जो है वो मिल जाएगा। तो सर्प कुंडलिनी शक्ति को क्या है यहाँ पे आपको बता रहा है, ठीक है भाई। इसके अलावा यहाँ पे आपको दिखेंगे इनके जो पीछे है, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, इस पिक्चर में नहीं दिखेगा, अन्य बाकी पिक्चरों में आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको अनगिनत, अनकाउंटेड यहाँ पे लाइटिंग्स दिखेंगी पीछे की तरफ, ठीक है कि नहीं। भगवान जो नटराज है उनके पीछे बहुत सारे जो प्रकाश हैं, लाइट्स हैं, अलग अलग तरह के आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये जितने भी लाइट्स हैं, ये जो जितने भी प्रकाश हैं, ये किसके बारे में बता रहे हैं, ये किसकी जानकारी दे रहे हैं, ये अनकाउंटेड एंडलेस टाइम साइकिल्स को बता रहे हैं। यानी कि ये जो पृथ्वी है ये अनंत चक्रों से क्या है बेसिकली चलती आ रही है, चलती रहेगी, तो उसके बारे में ये जानकारी देता है। तो गाइस ये जो है आपको नटराज प्रतिमा के बारे में जो आपको आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और वैसे भी आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इनकी जो प्रतिमा है वो आपको चोल टेम्पल्स, जो द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स हैं, उनमें मिल जाएगी। तो गाइस आज की ये वेरी इंपॉर्टेंट कक्षा थी, क्लास थी, जो कि द्रविडियन आर्किटेक्चर के बारे में थी, है ना, स्कल्पचर के बारे में भी थी। तो अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, कोई बात समझ में नहीं आई है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।